गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। ये मार्च अप्रैल के महीने में हमें दो ही टेंशन होते हैं। एक तो हमें एग्जामिनेशन कैसे देंगे, दूसरा उसमें अच्छे नंबर कैसे आएंगे। कुछ के मन में डाउट होता है कि अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाएगा अगर हमें अच्छे नंबर नहीं आई। तो हमारे दिमाग मोबाइल पे मैसेज आए थे, सर इस टाइम में एग्जामिनेशन को लेकर हमें काफ़ी टेंशन में है। क्वेश्चन पेपर किस तरह से सॉल्व करने हैं, हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ये सारी समस्याएं साल के लास्ट में चलती ही हैं। जैसा कि महीना मार्च अप्रैल में ये महीना सभी के लिए व्यस्तता भरा होता है। यहाँ पर हम अपने टॉपिक की बात करते हैं कि आपको क्वेश्चन पेपर किस तरह से सॉल्व करते हैं। ये हर कोई कह देगा कि आपको खूब जम के पढ़ाई करनी है, मेहनत से पढ़ना है और सारे प्रश्न हल करने हैं, खूब प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चन पेपर की। लेकिन समय के बारे में कोई नहीं बताता है, इसको हमें समझना बहुत ज़रूरी है। सपोज आप मान के लिए कुछ स्टूडेंट्स खुद हमारे स्कूल के होते हैं, कुछ हमारे खुद के स्टूडेंट होते हैं, हमें पता होता है, उन्हें सब कुछ आता है, लेकिन 3 घंटे में वो सारे प्रश्न नहीं कर पाते। इसमें प्रश्न पत्र करने का क्या तरीका होता है। सपोज आप देख लीजिए, इस तरह से आपका सैंपल पेपर है। इस पेपर में 3 घंटे में आपको करना है, 100 नंबर लाने हैं। मान के चलो आपको 10 प्रश्न करने हैं। आपको क्या करना है, शुरू से लेकर लास्ट तक एक बार सरसरी निगाह से सारा क्वेश्चन पेपर देख लेना। जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है उस पर आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपको वो प्रश्न चूज करना है जो आपको आता है, उसको सॉल्व करते जाना है। जो आपको कठिन लगता है या आपको लगता है कि उस पर आपका ज़्यादा समय लगना है, उसको आपको लास्ट में छोड़ना है। कुछ प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में ऐसे होते हैं जिसके आंसर एक से ज़्यादा होते हैं। जैसे इस प्रकार से 2 इसके आंसर आएंगे। पार्टिसिपेंट की फ्रीक्वेंसी निकालनी, हम इस सब्जेक्ट में नहीं जाते हैं, लेकिन क्या इसके जो है ये स्टूडेंट ने इस तरह से कर रखा है। इसमें क्या इसके 2 आंसर हैं, एक तो हाई फ्रीक्वेंसी पर है, एक लो फ्रीक्वेंसी पे है। अगर किसी प्रश्न के एक से ज़्यादा उत्तर होते हैं तो उसको क्या करना है, इसको यहाँ से अंडरलाइन कर लेना है, ताकि एक आंसर इसका ये है और दूसरा आंसर इसका ये है। इसमें आपको क्वेश्चन हॉल पर आपको प्रश्न उतारने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें आपका अननेसेसरी टाइम वेस्ट होता है। अगर आपका लंबा क्वेश्चन है जिसके कई सारे आंसर हैं, या कोई ऐसा आपको निष्कर्ष निकलता है जो अलग अलग जगह पे होता है, तो उसको आपको इस तरह से स्केच पेन से हाईलाइट कर लेना है। जो भी है कोशिश ये करो, ये साफ साफ लिखो, क्लियरली लिखो, गलती कम से कम करो, क्योंकि गलतियों में आपके ही नंबर कटते हैं। होम एग्जामिनेशन में फिर उसको हम इग्नोर करते हैं। अगर बोर्ड एग्जामिनेशन में अगर आपकी राइटिंग क्लियर नहीं है तो इस पर भी आपके नंबर कट जाते हैं और उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं, उनको अच्छी तरह से आपको पढ़ना है। कौन प्रश्न कितने नंबर का है उसी हिसाब से आपको उसका आंसर लिखना है। एक प्रश्न का है 1 नंबर का है, उसको छोटा लिखना है, एक शब्द में लिखना है। जहाँ पर आपके कांस्टेंट के वैल्यू होते हैं आपको वही वैल्यू पुट करते हैं। सपोज मान लेते हैं पाई का वैल्यू 22/7 भी होता है, 3.14 भी होता है। अगर आपके क्वेश्चन पेपर में 22/7 लिखा है तो 22/7 वैल्यू पुट की जाएगी। अगर 3.14 लिखा है तो 3.14। उस हमेशा 2 चीज़ें होती है जिसकी वजह से हमें असफलता मिलती है, चाहे स्टूडेंट हो चाहे पेरेंट्स हो। एक होता है लापरवाही और दूसरा होता है लालच। कई सारे स्टूडेंट्स को मैं जानता हूं जो पढ़ाई लिखाई में अच्छे हैं, लेकिन क्या होता है उनमें लालच होता है। लालच किस सेंस में, एक सेंस में लालच होना अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। सपोज एक क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन पेपर में 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। 10 प्रश्न में से उस स्टूडेंट, सपोज मैं मान लें उस स्टूडेंट का नाम राकेश है, राकेश एक स्टूडेंट है और क्वेश्चन पेपर में 10 प्रश्न आते हैं। 10 प्रश्न में से उसको 8 क्वेश्चन पेपर पढ़ते ही पता चल गया कि मैं 8 का जवाब दे दूंगा और 2 का जवाब शायद वो नहीं दे पाता, 2 क्वेश्चन उसको कठिन लगते हैं। तो राकेश सोचता है कि मैंने तो 8 तो मुझे आते ही हैं, जो मुझे नहीं आते मैं उसको पहले सॉल्व करता हूँ। आधा आधा उसको होता है कि मैं इनको कर लूंगा, इट में भी पॉसिबल ये कर सकता हूँ। वो क्या करता है, लास्ट के 2 क्वेश्चन करने में लग जाता है। वो कर लेता है, लेकिन उसका जो है इस प्रक्रिया में जो है 1.5 घंटा निकल जाता है। उसके बाद उसके पास आधा घंटा बचता है। उन आधे घंटे में वो जो उसको आते थे वो प्रश्न उसके छूट जाते हैं और उसको नंबर कम मिलते हैं। मान के चलो उसको नंबर 60 मिले और उसके अपेक्षा उस बच्चे को ज्यादा नंबर मिले जिसने
जो प्रश्न आता था वो करना शुरू किया, शुरू से लास्ट तक करते गया, जो नहीं आता था उसको उसने बिल्कुल छोड़ दिया और उसको उससे अच्छे नंबर मिल गए। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, 1 नंबर का क्वेश्चन होता है उस पर लिख लेते हैं, जबकि हमें 1 नंबर के क्वेश्चन में हमेशा 1 लाइन पे लिखना है, 1 शब्द पे लिखना है। उससे लंबे क्वेश्चन को थोड़ा लंबा लिखना है, और जो ज्यादा नंबर का क्वेश्चन है उस पर आपको ज्यादा लिखना है, डिटेल में लिखना है। स्टूडेंट्स को हम जानते हैं, उन्हें अच्छी तरह से लिखना आता है, जानकारी उनको सब कुछ होती है, परंतु क्या उनकी लिखावट इतनी अच्छी नहीं होती है। यदि आपकी लिखावट अच्छी नहीं होगी तो आपको आता भी है, लेकिन आपका लिखा हुआ एग्जामिनेशन काफी चेक करते समय समझ में नहीं आता तो वो क्या करता है, उसको काट देता है। ये तो होम एग्जामिनेशन है, इसमें हम स्टूडेंट्स को जानते हैं, लिखावट देखकर हम जान लेते हैं कौन सी लिखावट किस स्टूडेंट की है, इसलिए हम उसको मार्क्स देते हैं क्योंकि हमें पता है उस बच्चे को आता है। लेकिन बोर्ड एग्जामिनेशन में जो टीचर आपकी कॉपी चेक करता है अथवा जो करता है उसके पास इतना टाइम नहीं होता है कि आपकी कॉपी चेक करते समय उसे इस बात की जानकारी हो। वो क्या करता है, अगर आपने सही तरीके से नहीं लिखा है तो वो आपके नंबर काट देगा। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, उनको आता है, वो उसमें क्या आता है, मेथड नहीं लिखते, वो सोचता है आंसर लिखना है, बस आंसर लिखा और उसमें सही का निशान लगाया आगे। प्रतियोगी परीक्षा के लिए ये मेथड अच्छा होता है क्योंकि इसमें आपका टाइम सेविंग होता है। लेकिन बोर्ड एग्जामिनेशन में क्या, आपको मेथड का भी नंबर लिखना है, उसमें फिगर भी ड्रॉ करने हैं, साथ ही लिखना ऐसा है कि जो आपके टीचर की समझ में आ जाए, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको टीचर न तो बाई फेस से जानता है न लिखावट से जानता है। यदि आपको लिखावट अच्छी नहीं है, आपको आता भी है, तो वो क्या करेगा, आपके लिखावट को नहीं समझ इन पाएगा। सारी बातों का ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिनका आपको विशेष ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना। नंबर 2, अब ये समय नहीं, अब ये एट द लास्ट मोमेंट है। मैं ये नहीं कहूंगा इस टाइम में आपको राइटर की मोटी मोटी किताबें पढ़नी चाहिए। अगर मैं क्लास 1 केमिस्ट्री की बात करूं तो आप सिर्फ एनसीईआरटी देख लें, एल्काइड एलाइड है, बेसिक नेमिंग के आपको कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, उधर बेंजीन आ जाता है, फिजिकल केमिस्ट्री। इस तरह से अगर मैं कहूं कि इस टाइम में आप ओपी टंडन, एमएस चौहान या प्रदीप की बुक्स पढ़ो तो ये समय उसके अनुकूल नहीं है। इस समय में सिर्फ आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, एनसीईआरटी पर ही अपना पूरा फोकस करना है, उसी से आपका काफी सीबीएसई का आपका सिलेबस पूरा कवर हो जाता है। इसके अलावा आप गैस पेपर, जिसको मॉडल क्वेश्चन पेपर कहते हैं, मार्केट में मिल जाते हैं, आप उनका भी स्टडी कर लें। उससे आपको ये पता चल जाता है कि आपको आंसर किस तरीके से लिखना है और आपका प्रश्न पत्र का प्रारूप क्या रहेगा। जरूरी नहीं कि जो प्रश्न उसमें दिया हुआ है ठीक वैसा ही एक्यूरेट आपसे पूछा जाए। अगर आप आगे प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो उसके लिए आपको स्ट्रेटजी कुछ अलग रखनी पड़ती है। इसको मैं आपको एडिशनल बुक की भी सहायता लेनी पड़ेगी, वीडियोज भी देख लें तो उसमें भी बुराई नहीं, इंटरनेट की सहायता भी लेनी पड़ेगी। ये लेकिन इस समय इस अनुकूल नहीं है कि मैं ये कहूँ आप मेरे वीडियो देखें या किसी भी यूट्यूबर के वीडियो देखें। मैं क्या, कोई भी नहीं कहे कि आप इस टाइम में एक डेढ़ घंटे वीडियो देखें, उसी पर अपना समय बर्बाद करें। पहले आपने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करें, उसके बाद जो भी आपको इस साल का सिलेबस है, सिलेबस से पूरी चीज कंपेयर करें कि आपको उसके अनुरूप क्या चीजें आती है, क्या चीज नहीं आती है। इसी के साथ आज का यह वीडियो समाप्त होता है। यदि आप वीडियो पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट आपको यहाँ पर मिलते हैं।